हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार हमारे सुंदर से चैनल पर। और आज के इस लेक्चर पर, जिसका आपको पता ही है चैप्टर नेम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और L6 करने वाले हैं आज हम। आई होप आपको जो क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ वो पसंद आ रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, बोर्ड की भी और बाकी भी। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है आज। तो ये था हमारा चैप्टर फ्लो, जो आपको पता ही है कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, सारी रामायण। उसके बाद आज हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीर्य मीन्स सीमन क्या होता है, और दूसरा नर प्रजनन तंत्र का हार्मोनी नियंत्रण मीन्स कैसे कंट्रोल होते हैं ये सब। हर चीज जो जैविक क्रिया है आपके शरीर में वो सभी हार्मोन से कंप्लीट होती है। बहुत सारे हार्मोन्स हम पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन लगता है, तो वही देखने वाले हैं आज हम। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नेम है वीर्य या सीमन। तो बच्चे कहीं मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ये क्या है ये क्या है, क्योंकि कई नीट एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया भी है कि इसका क्या होता है, संगठन क्या होता है इसमें मैक्सिमम, और बताया भी था उसमें साथ में बीच में लेक्चर के बीच में कि क्या प्रेजेंट होता है मैक्सिममली उसमें। लेकिन फिर से आज हम उसे डिटेल में देख लेते हैं। आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा उसके पिछले वीडियोस में, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो वीर्य यानी सीमन क्या है। सीमन एक टाइप का पदार्थ है जो पेनिस यानी कि शिशन से निकलता है, और इसमें सिर्फ स्पर्म्स ही नहीं होते यानी शुक्राणु ही नहीं होते, और भी बहुत कुछ होता है। तो आप बोलेंगे कि मैम आपने शुक्राणु पढ़ाया था तब ये सारी चीज क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये एक स्पेशल टॉपिक है। बुक में काफी कम चीजें इसके बारे में दे रखी है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस नेचर में, चाहे आप किसी भी साइंटिस्ट को सुनेंगे या आजकल योग का बड़ा प्रचलन है जो होगा योगा से होगा वाला, तो वो कहते हैं कि इस नेचर में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें बहुत एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, जिसमें से एग प्रोडक्शन और स्पर्म प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्सिमम ऊर्जा जो है वो व्यय होती है या लगती है। तो इतनी मैक्सिमम ऊर्जा व्यय करके अगर कोई शुक्राणु बन रहा है, हमने अच्छा सा ब्यूटीफुल सा शुक्राणु बनाया था, आपको ध्यान हो तो, पहले वो गोल था, भद्दा सा था, उसका मेकअप करके हमने इतना सुंदर सा जो स्पर्म बनाया है, तो इसका क्या यूज है और क्या करना है इसे आगे जाकर, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है वीर्य या सीमन। तो वृषणों एवं प्रोस्टेट ग्रंथियों, ये पता है आपको, वृषण मीन्स टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्रंथि हमने पढ़ी थी, ग्लैंड पढ़ी थी, के उत्पाद सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल मीन्स शुक्राशय। और जब मैंने शुक्राशय पढ़ाया था तब बताया भी था कि इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका होता है, अब आपको मिल जाएगा शायद उसका आंसर, कि द्रव्य के साथ मिलकर वीर्य बनता है या बनाते हैं। क्या, वृषण मीन्स टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी कुछ मटेरियल निकला है XYZ अभी देखेंगे, और उसके साथ सेमाइनल वेसाइकल आपको बताया था उसमें से भी कुछ निकलता है, कुछ तो भी निकलता है, वो बताएंगे कि द्रव्य के साथ मिलकर जो प्रोडक्ट हमारे सामने आता है वो क्या होता है, सीमन होता है या वीर्य होता है। यूरेथ्रा से वीर्य का निकलना इजैकुलेशन या रसकलन कहलाता है। ठीक है, इजैकुलेशन या रसकलन। अब एनसीईआरटी बुक में इसके लिए वीर्य सेचन वर्ड दे रखा है, ठीक है, और वीर्य सेचन को एक वर्ड दे रखा है वीर्य सेचन, जिसको मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था तब तीन चीजें बताई थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन, तीन चीजें होती हैं, है ना। उनके बारे में मैंने आपको बताया था, आपको नोट्स में उसको स्पेशली हाईलाइट करके भी बताया गया है। तो वही ये जो वीर्य सेचन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। क्या है वीर्य सेचन, तो यहाँ पे जो दिया है कि जो हमारे स्पर्म है या जो सीमन है उसका शुक्रवाहक और सारी नलिकाओं से होते हुए यूरेथ्रा तक पहुंचना। यूरेथ्रा मतलब मूत्र विसर्जन का जो मार्ग है, जहां से वीर्य भी निकलेगा यानी कि सीमन भी निकलेगा और मूत्र भी निकलेगा, तो उस जगह तक पहुंचना तो क्या कहलाता है, रसकलन कहलाता है, ऐसा बोल रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक टर्म है, एक तो ये वीर्य सेचन। वीर्य सेचन मैंने आपको समझाया था कि शुक्राणु जो होते हैं वो सर्टोली कोशिकाओं में ऐसे धसे हुए रहते हैं। इन धसी हुई कोशिकाओं से यानी सर्टोली कोशिकाओं से स्पर्म का
शुक्राशय और दूसरी वाहिकाओं तक पहुंचना, मतलब बाहर निकल जाना टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस से बाहर निकलने का प्रोसेस तो होता है स्पर्मिएशन या वीर्यसेचन, ठीक है। दूसरी चीज होती है इमिएशन। अब ये इमिएशन क्या भला है? तो इमिएशन जो है वो ये है कि जब ये सीमन यानी कि स्पर्म और शुक्राणु, जो शुक्राशय से जो भी मटेरियल मिल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड और वृषण से जो भी मटेरियल मिलके जो सीमन बन रहा है जिसमें स्पर्म है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं? वो अगर शुक्राशय या वाहिकाओं तक पहुंचते हैं वो चीज तो वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन कहलाती है, सर्टोली कोशिकाओं से। उसके आगे मतलब वाहिकाओं से मूत्र मार्ग तक यानी यूरेथ्रा तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे इमिएशन कहा जाता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि यूरेथ्रा से, ठीक है, तो अभी आप लाइन पूरी पढ़िए। ये यूरेथ्रा तक पहुंचा उसको इमिएशन, और यूरेथ्रा से वीर्य का निकलना मतलब पेनिस के थ्रू निकलना क्या कहलाता है? रसकलन कहलाता है। तो 3 टर्म आपको समझनी है, लेकिन बुक में एक ही टर्म दे रखी है और ये वाली दे रखी है, ठीक है। इस टर्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और पीछे बुक में स्पर्मिएशन पे भी है कि शुक्राणुजन और वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आ गया। शुक्राणुजनन तो मतलब क्या हो गया? पूरा स्पर्म बनना, कहां से? जननिक एपिथेलियम से, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हम बोल रहे हैं। स्पर्मिएशन क्या है? जो स्पर्म है उसका कहां तक पहुंचना? बाहर निकल के, टेस्टिस से बाहर निकल के ये शुक्राशय वगैरह तक पहुंचना, वाहिकाओं तक पहुंचना। और शुक्राशय के मटेरियल के साथ जब वो सीमन बन जाता है, क्योंकि वो शुक्राशय उसमें मिक्स करेगा कुछ, अभी देखेंगे क्या प्लाज्मा वगैरह मिक्स करेगा, मिक्स हो जाता है, तो उन वाहिकाओं से यूरेथ्रा तक पहुंचना इमिएशन। और यूरेथ्रा से जब मैथुन होगा मींस कॉपुलेशन होगा, इंटरकोर्स होगा, और भी लोकल लैंग्वेज में कहा जाए अगर आजकल की लैंग्वेज के हिसाब से, तो जब सेक्स होगा तब जो पेनिस है उसमें से वीर्य या सीमन का निकलना क्या कहलाएगा? रसकलन या इजेकुलेशन। ये टर्म तीनों क्लियर कर लेना अपने माइंड में, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस ये पहले मैं बता चुकी हूँ, उसको भी क्लियर कर लेना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और हिंदी में तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है सीमन ये देख लेते हैं। तो सीमन एक दूधिया, दूधिया का मतलब मिल्की जैसा, मतलब मिल्क जैसा, सांद्र क्षारीय, पीएच इसकी क्या है? 7.2 और 7.7। पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या करना है? शुक्राणु प्रद्रव्य, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसका कंपोजिशन बताना है या संगठन बताना है, तो वो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे हम उसका एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर तो मिल ही गया होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि वीर्य का कंपोजिशन बताओ, क्योंकि शुक्राणु प्रद्रव्य अलग चीज है और सीमन अलग चीज है, ठीक है। शुक्राणु प्रद्रव्य क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? ये है सेमिनल प्लाज्मा। आई बात समझ में, ठीक है। और ये तो शुक्राणु प्रद्रव्य जो पीछे दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में। वीर्य क्या है? शुक्राणु प्रद्रव्य, स्पर्म और भी कुछ मिलके क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं, ठीक है। तो जो कि नर जनन तंत्र द्वारा उत्तेजित, अभी बताया कि जब मैथुन क्रिया होती है या उत्तेजना होती है के दौरान निकलता है, बाहर निकलता है सीमन, उसमें क्या होता है? शुक्राणु प्रद्रव्य यानी प्लाज्मा भी होता है। रसखलित वीर्य की मात्रा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक रसखलन यानी इजैकुलेशन मतलब जब भी वीर्य निकलता है की मात्रा 3.5 मिली होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ये 3.5 देख रहे हैं तो गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल बोलेगा 1.25 ml से 5 ml तक, और भी आपको वैरायटीज मिल जाएगी। पर हम एक बेसिक लेकर चल रहे हैं और एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में 1.5 से 2.5 तक की वैल्यू दे रखी है, जितनी भी बुक्स ब्रांडेड बुक्स है उनके हिसाब से। और हर बुक वो भी जो भी बुक है एनसीईआरटी की उसमें दे रखा है कि अगर हम ये क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पहले ही दे दिया है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में वीर्य की मात्रा क्या होती है? भिन्न भिन्न। तो एक इस क्वांटिटी को लेकर चलें तो हम ये मानते हैं कि उसमें जो स्पर्म है उनकी संख्या जो होती है वो 20 करोड़ से
30 करोड़ तक होती है। ठीक है, और जो आपकी इंग्लिश मीडियम वाली बुक है उसमें जो 200 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक दे रखा है। ठीक है, वो अलग बात है, हम हिंदी है तो हम हिंदी वाला बता रही हूँ मैं आपको। 20 करोड़ से लेके 30 करोड़, उसमें भी फिर मैंने बोला कि अगर ये मात्रा चेंज हो जाएगी तो नंबर ऑफ स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब मेन बात कर लेते हैं हम स्पर्म जो वीर्य या सीमन है उसके कंपोजिशन की। हाँ, शुक्राणु आपने देखा ही, ये हम बना चुके हैं, फिर भी एक बार आप देख लीजिए इसको प्यारे से, ये नाराज हो जाएगा वरना कि फोटो बताया मेरा और दिखाया भी नहीं। तो ये हमने बनाया था, इसका ऊपर वाला भाग जो था वो शीर्ष था, मीन्स हेड था। ये जो बीच में डिप्रेशन था ये आपको बोला था नेक है। ठीक है, ये मध्य खंड था यानी मिडिल पार्ट था ये, जिसमें क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह स्पाइरली अरेंज होते हैं। और जो डिस्टल वाला सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र था जो दूरस्थ वाला, उससे एक्सोनिमा निकलते हैं जो पूंछ में जाते हैं। और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, पूरा पूंछ वाला पार्ट है। यहाँ पे एक्रोसोम है जिसको अग्रपिंड दे रखा है, और ये आपका न्यूक्लियस है बीच वाला। और यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 2 तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक तो मध्य केंद्रक से पूरा यहाँ तक जो आपको दिख रही होगी, और नहीं तो एनसीईआरटी के बुक में पिक्चर अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन मेम्ब्रेन अच्छे से दिख रही है। इस मेम्ब्रेन का नाम वहाँ नहीं दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन है ये गेलिया है। ये एनसीईआरटी का ही पिक्चर है, उसमें मेम्ब्रेन के नेम नहीं दे रखे। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होती है इसको हमने बोला था ये निबेन कर्ण है, निबेन कर्ण लेयर कहते हैं इसको। ठीक है, क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, हर किसी का यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है सबका अपना काम है। आपको प्रोक्सिमल का बताया था कि वो डिवीजन में हेल्प करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा देंगे ताकि ये चलकर मादा के गर्भाशय में, जब तक उसका क्या नहीं हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, मूवमेंट करके जा सके। तो सारी एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है, पूंछ उसको तैरने में हेल्प कर रही है। ठीक है, न्यूक्लियस का पता ही है, मिलना है अंडे से जाकर। एक्रोसोम आपको बताया था भेदन क्षमता, क्या काम करता है, ये भेदन का काम करता है। जब ये अंडे पर जाएगा या लगेगा तो अंडे को चीर कर अंदर जाना है न्यूक्लियस और इसके जेनेटिक मटेरियल को, उसमें जो मेन काम है वो एक्रोसोम का रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन भी आपको समझ में आ गए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या कंपोजिशन है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने हैं। पहला फैक्ट ये है कि जो भी वीर्य है या सीमन है, इनमें कुछ जो चीजें हैं, पहले तो क्या है, प्लाज्मा है, जो संगठन की हम बात कर रहे हैं जिसको शुक्राणु प्रद्रव्य भी कह रहे हैं, सेमाइनल प्लाज्मा कह रहे हैं। उसके बाद इसमें कुछ मात्रा में फ्रक्टोज है, जो आपको मैंने जब शुक्राशय पढ़ाया था और बताया भी था कि फ्रक्टोज मिलाता है ये उसमें। कुछ मात्रा में इसमें कैल्शियम है, तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा लास्ट वाले का, L4 में जो हमने बात की थी कि क्या इसके कंपोजिशन होते हैं। आपको ढूंढने के लिए बोला था, आई होप आप उसे ढूंढ पाए होंगे और कमेंट किया होगा आपने, और जो इनके सही है उनके आंसर भी मैंने आपको वहाँ पर राइट करके लिख दिया होगा। तो ये प्लाज्मा, फ्रक्टोज, कैल्शियम, इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबी है, आपके लेवल के बाहर है। कुछ इसमें उपापचयी पदार्थ भी होते हैं। आप सिर्फ इतना लिखें क्योंकि ये उपापचय पदार्थ या एंजाइम, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, बीएससी में पढ़ेंगे आप तब याद करनी पड़ेगी। और साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं। आपको बताया था मैंने कि आजकल जितनी भी क्रीम्स वगैरह जो ऐड आ रहे हैं वो सब एंटीऑक्सीडेंट पे लगाओ, स्किन में बुढ़ापा नहीं दिखेगा, ये सारी बात आपको पहले भी बताई है, वही कहानी है। और मैंने ये भी बताया था कि मैं 200-300 सालों से मैं खुद वो क्रीम लगा रही हूँ, तो आपको दिख ही रहा होगा कि मेरी एज जो है वो कम दिखती है, 500 साल की हूँ मैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। क्यों जरूरी है, क्योंकि शुक्राणु को जिंदा रखना है भाई, अंडे तक पहुंचाने के लिए, मिलन ही नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो एक तो ये इसका संगठन है। अब इसमें वीर्य में 10% ओनली क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, सिर्फ स्पर्म होते हैं, सारे स्पर्म नहीं होते वीर्य में। जिसमें हमने बोला कि 3.5 अगर हम ml लेते हैं तो उसमें 20 से 30 हजार
स्पर्म होते हैं, वो तो सिर्फ 10% है, ठीक है। बाकी जो 60% होता है वो आपको जब मैंने शुक्राशय पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि शुक्राशय वीर्य का 60% बनाता है, और उसी में ये क्या मिलाता है, यही प्लाज्मा और ये फ्रक्टोज और ये कैल्शियम और ये सब मिलाता है। कैल्शियम वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड में भी मिलता है। और 25 से 30%, अब इसको अगर 40 गिन रहे हैं तो ये 90 हो गया, 60 + 30, और वैसे बुक्स कहीं 25 भी लिखती हैं, 30 भी लिखती हैं। तो 35% जो मिलता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से, और एक जो ग्रंथि थी जिसको हमने बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कहा था, ठीक है, जिसको हमने काउपर ग्लैंड कहा था, वहां से जो सिक्रीशन होता है, जो स्नेहक का कार्य करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है जब मैथुन होता है या कॉपुलेशन या सेक्स होता है तब। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये 3 मिलके क्या बना रहे हैं, वीर्य। तो ये इसके कंपोजिशन है। 10% स्पर्म, 60% शुक्राशय से निकला हुआ प्लाज्मा, या जो भी आप बोलो कि शुक्राशय द्रव्य भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी जो ग्लैंड है यानी काउपर ग्लैंड, उनमें से निकला हुआ जो होता है वो 30% होता है। और कितने हो सकते हैं वो आपको बता ही दिया। अब एक स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, एक स्पर्म की जो लाइफ होती है वो अगर हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में दी हुई है 24 आवर्स से 72 आवर्स, ठीक है, घंटे। कई बुक्स में आपको ये 24 से 48, पुरानी बुक्स कहीं आप देखेंगे तो 48 आवर्स भी मिल जाएगी। और अगर गूगल पे जाएंगे भाई, क्योंकि बच्चे मेरे शैतान है ना, सदाखर्मू टाइप के बच्चे, सदाखर्मू का फुल फॉर्म नहीं बताया ना, बताएंगे कभी, ठीक है। जो तो कुछ होते हैं सदाखर्मू, नहीं मैम पे तो भरोसा नहीं, हम गूगल देखेंगे, तो गूगल पे 5 दिन दे रखी है भाई। लेकिन ये वही कह रही हूं मैं आपको, डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट ऑफ ओवरी, डिपेंड अपॉन द सर्कमटेंस वेयर द स्पर्म इज लिविंग, यानी कि जहां पे स्पर्म है, जिस एनवायरमेंट में है, यानी ओवरी में है, या आपने अभी बताऊंगी कि क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर भी किया जाता है, प्रिजर्व भी किया जाता है। जो आप ये फीटस वगैरह बोलते हैं ना कि हम वो टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, उसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को निकाल लेते हैं। अब स्पर्म को तो कभी भी निकाल लेते, रोज ही बनते हैं स्पर्म, तो क्या बड़ा काम है। लेकिन ओवरी वो तो महीने में एक बार बनती है फीमेल में। तो स्पर्म निकाल के या सीमन निकाल के रख लेने से क्या होगा, जब तक एग जो है वो मैच्योर नहीं होगा तो क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। सबने विक्की डोनर देखी होगी, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, सबको पता है। तो क्या होता है कि उसको स्पर्म को कहाँ रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो स्टोर किया जाता है वही क्षारीय द्रव्य में, क्योंकि ये क्षारीय होता है तो उसकी लाइफ उस हिसाब से चलती है। जैसे एनवायरमेंट में उसको रखा गया है तो तब 5 दिन भी जिंदा रह जाएगा, ठीक है। और ओवरी का अगर पूछा जाए, कई बार क्या क्वेश्चन ऐसे आता है कि अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में कितना जिंदा रहता है स्पर्म, तो वो जो होती है वो ये 2 कैटेगरीज है, ठीक है। 24 to 72, मैक्सिमम बुक 48 ही देती है। पर आजकल जितनी भी मीन्स मैंने 1-2 डॉक्टर से भी बात की तो मुझे पता चला है कि 48 जो होता है वो 72 आवर्स तक मैक्सिमम एक स्पर्म ओवरी के अंदर जिंदा रह सकता है, जो स्टडी बताती है, ठीक है। ये एवरेज है, एक एवरेज निकालते हैं ना मैथ्स में, पहले भी आपको बताया था कि मैक्सिमम में तो 48 है, लेकिन 72 तक भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात यहाँ पे खत्म हुई। इंपॉर्टेंट बात एक और कि स्पर्म 10% है, लेकिन ये 10% स्पर्म ही रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनमें से 60% स्पर्म ही क्या होंगे, सक्षम होंगे। क्या सक्षम होंगे भाई, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपने जो सीमन लिया है उसमें सारे ही स्पर्म कैपेबल हो, मतलब सब में क्या हो, वही जिसको हम बोलते हैं कि सीमन जो है वो किसी पुरुष की या किसी की मर्दानगी को बताता है, वैसे वैसे तो सुनते हैं आप लोकल लैंग्वेज में। तो 60% स्पर्म ही क्या होते हैं, सही से ढंग के बने होते हैं। मतलब इतना मेकअप करने के बाद, उसको इतना एक गोले से ऐसा स्पर्म बनाने के बाद भी, ऐसा ब्यूटीफुल सा स्पर्म बनाने के बाद भी इसमें से 60 ही कैपेबल है, बाकी 40 डिफेक्टिव पीस है, ठीक है, उसमें से सारे नहीं। और इन 60 में से भी सबका फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं है। आपने वो सुनी है ना वीरु स्रवस्त बुद्धि की जो
थ्री इडियट सभी ने देखी होगी कि कंपटीशन बड़ा है भाई, कंपटीशन सिर्फ बाहर नहीं है अंदर भी है। जैसे आप बाहर बोल रहे हो एक लड़की के पीछे 10 लड़के, यहाँ पे देखो एक अंडे के पीछे कितने 20 करोड़, एक बार में 20 करोड़ निकलते हैं, उसमें से एक ही क्या करेगा, ओवरी से फर्टिलाइजेशन करेगा, बाकी सब तो बेकार है। तो ये सब जो एनर्जी है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, पर नेचर है तो आप देख ही रहे हैं। तो 60% स्पर्म ही अच्छे हैं या अच्छे दिखने में सुंदर है, जैसे आप बोल रहे हैं इतने लड़के हैं उसमें से हैंडसम टाइप के जो है वो 60% है, बाकी 40% तो डिफेक्टिव है। और अगर डिफेक्टिव स्पर्म, अब इनमें से कौन सा स्पर्म एग से करता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ कि अगर सक्षम यानी कि अच्छा वाला जो स्पर्म है वो ओवरी से कनेक्ट होता है तो वही बेबी अच्छा होगा, सुंदर होगा, हैंडसम होगा। लेकिन अगर 40% वाला होता है तो फिर आप देखते हैं डिजीज वाले बच्चे भी कई बार पैदा होते हैं, जिसमें आपने क्लाइनफेल्टर सुना होगा, डाउन सिंड्रोम सुने होंगे, ये सब थोड़ा सा वहाँ वाला फैक्टर। ठीक है, एक जो चीज है कि जब स्पर्म बनता है तो ये तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि दो तरह के उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और वाई। थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर बच्चे बोलेंगे मैम पढ़ाया नहीं है, आपने बताया नहीं, तो अभी पढ़ा देती हूँ। तो 4 स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, उसमें से 2 तो होंगे एक्स एक्स, क्योंकि एक से कितने बन रहे हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी oocyte से 4 स्पर्म बन रहे हैं ना, तो 2 XX और 2 YY होंगे। अब इनका नाम भी बता दीजिए, जो XX वाले होते हैं उनको बोलते हैं गाइनोस्पर्म, गाइनो का मतलब लेडी, क्योंकि X जो है वो लेडी मीन्स औरत को, फीमेल को डिनोट करता है, और Y वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, एंड्रो मीन्स वही पुरुष, हमने पढ़ा था ना गाइनोशियम एंड्रोशियम प्लांट में, बस वही वाली कहानी। तो ये होता है, तो ये आपको बताइए कि अगर XY मिलेंगे तो मैडम बॉय बनेगा, और XX मिलेंगे तो मतलब फीमेल से, इसी के XY नहीं, इसका मान लो X और फीमेल का भी X मिला तो गर्ल बनेगी, इसका मान लो X और इसका मान लो Y और फीमेल का X मिला तो बॉय बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 4 बन रहे हैं। तो ये थी हमारे स्पेशल, जिसके काफ़ी चर्चे हैं सीमन की। कई बच्चों ने कमेंट किया मैम क्या है, कैसे है, कितना दिन जिंदा रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट बात मुझे यहाँ बतानी है आपको कि ये हमने बात कर ली रसकलन होता है, हमने वो एमिनिएशन की भी बात कर ली, ठीक है। तो पेनिस जब कॉपुलेशन होता है मीन्स, एक जो वर्ड शायद आप पढ़ सकते हैं कई बुक्स में, वो हम बता देते हैं, ये पेनिस से ज़्यादा ही तीखा हो गया, ठीक है, ये ग्लांस है इसका। चलिए, तो जो पेनिस है उसका इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब पेनिस का उत्तेजित होना। क्या होता है उत्तेजित होना में कि पेनिस है भाई सेल से बना हुआ है, तो इसमें क्या होंगी, बहुत सारी ब्लड सेल्स होंगी, है ना, शिराएं धमनियां सब होंगी। तो जब पेनिस इरेक्शन होता है मीन्स उत्तेजना होती है, तो पेनिस में बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, बहुत मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होता है। तो पेनिस जो कि पहले इस कंडीशन में होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई होने से, ब्लड सप्लाई हो रहा है तो उसकी जितनी भी वेन्स है, ब्लड वेन्स है, कैपिलरीज है, उनमें क्या प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, मीन्स खड़ा हो जाता है या उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित अवस्था, जिसे इरेक्शन ऑफ पेनिस कहते हैं। और तभी जो इमिएशन होता है मीन्स क्या होता है, यूरेथ्रा तक आना, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये वाला कि क्या होना, ये वाला क्या पढ़ा था हमने कि इन सब यानी प्रोस्टेट, वृषण और सेमाइनल वेसाइकल से यूरेथ्रा तक आने की प्रक्रिया को इमिएशन कहते हैं। वो कब होती है, जब पेनिस इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी पेनिस क्या हो गया है, इरेक्ट हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि इसमें एक्सेसिव ब्लड सप्लाई हो रही है और ये इसका यूरिनरी मार्ग है, यानी यहाँ कहीं आके ये कलेक्ट हो गया है इंसेमिनेशन से। जब ये प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और जब कॉपुलेशन होता है तो फ्रिक्शन होता है, यानी घर्षण पैदा होता है, जो हम लुब्रिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, घर्षण, लुब्रिकेशन जरूरी होता है ना घर्षण को कम करने के। तो घर्षण की वजह से इसमें सेंसेस जाते हैं माइंड तक, और उसके बाद जो भी हमारा सीमन यहाँ पे कलेक्ट पड़ा है, मतलब यूरेथ्रा में कलेक्ट हुआ पड़ा है, वो प्रेशर के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी रह गई थी इसलिए आपको बता दी। चलिए, अब मेन टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है, कि ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। तो शरीर में सारी चीज़ें जो है हार्मोन से कंट्रोल हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो नर जनन तंत्र है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी किससे कंट्रोल होता है,
हॉर्मोन्स। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, लैंगिक अंगों जैसे एपिडाइमिस यानी कि अधिवृषण, वासा डिफरेंस यानी शुक्रवाहक, सहायक ग्रंथियां मतलब एसेसरी ग्लैंड, और शिशन यानी पेनिस की वृद्धि देख रेख मतलब पेनिस का बढ़ना, उसका उत्तेजित होना, आपके शरीर में जो हम कहते हैं कि भाई जो मेल कैरेक्टर है उन सब का आना, ये सब कार्यों का नियंत्रण वृषण की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित टेस्टोस्टेरोन से होता है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं फर्स्ट वाले में कि टेस्टोस्टेरोन के क्या काम होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेकर आना। जबकि वृषणों में की सेमिनल ट्यूब्यूल मतलब शुक्र जनन नलिकाएं, बार बार चित्र बना के, ये जो यहाँ पे वो नलिकाएं थी उसकी बात कर रहा है, शुक्र जनन नलिकाएं। और लीडिंग सेल्स कौन सी थी, जो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो जगह थी उसमें जो कोशिकाएं थी वो लीडिंग से कोशिकाएं का नियंत्रण क्रमशः एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि। 10th में आपने ग्लैंड्स पढ़ा है कि सारी ग्रंथियों का मास्टर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए क्या कहा जाता है, बैंड मास्टर का ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, और उससे भी हायर वो है हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन निकलते हैं, वो सब इन क्रियाओं को अल्टीमेटली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे अभी बताते हैं। द्वारा स्त्रापित फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब इनहिबिन का जिक्र किया था मैंने कि सर्टोली सेल से एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन, जिसके बारे में बुक में नहीं दे रखा है, नोट कर लेना उसको, और वो FSH को कंट्रोल करता है। कैसे करता है अभी और बता देते हैं, से होता है। ठीक है, ये बुक में सिर्फ थोड़ा 1-2 लाइन दे रखी है, आपको मैं डिटेल में थोड़ा समझा रही हूँ। चलिए, तो कैसे कहानी होती है कि ये हमारा है हाइपोथैलेमस, इसके अंडर में काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि, और पिट्यूटरी का भी अग्रभाग जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है, वो इन हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं GnRH। फुल फॉर्म बता दूं क्या, बता देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसलिए G बड़ा है, R बड़ा है, H छोटा है, क्योंकि GN का मतलब गोनेडोट्रोपिन, ये ट्रो है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग और हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन जो होते हैं ये 2 अपने और असिस्टेंट सप्लाई करते हैं। भाई सारा काम मैं क्यों करूं, मैं पिट्यूटरी से आया हूं, मेरे कोई व्हाट है, VIP हूं मैं। तो ये 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH की फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, आई थिंक कुछ याद आ रहा हो आपको। ये तो हो गया FSH। LHS है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों भाई भाई साथ साथ आए थे, इनमें क्या हुआ, झगड़ा हो गया। ये बोले सारे काम मैं क्यों करूं, तेरे को भी तो भेजा है उसने, तू भी कर, है ना। झगड़ा होता है ना मैं भाई भाई में, ये ना मम्मी सारे काम मेरे को बताती, तेरे को बताती ही नहीं है। तो ये क्या है, दोनों बांट लेते हैं, आधा तू कर आधा वो। पता चला दोनों में से किसी ने भी काम नहीं किया। ये ऐसे नहीं है, बेचारे समझदार है ना बच्चे। तो ये FSH करता है, चलो हम काम को बांट देते हैं। तो ये कहता है कि मैं तो FSH हूँ, मैं बहुत बड़ा नाम है मेरा, तो मैं तो मेन काम करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, वो जो हमारी जननिक एपिथीलियम है जो क्या बना रही है, स्पर्म बना रही है। तो ये क्या करता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें फॉलिकल्स बनाता है। मतलब स्पर्म ऐसे तो नहीं बने, आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा है, तो उसमें प्रोसेस को बनाता है। फॉलिकल का मतलब होता है वही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सेल जैसा जो यहाँ पे बनते हैं, शुरू में उनको फॉलिकल्स कहते हैं, आप उसमें भी पढ़ेंगे। तो ये जननिक एपिथीलियम से स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है।
साथ में ये एक और काम जो करता है वो ये करता है कि आपको मैंने बताया था सर्टोली सेल्स, याद आई, जिसका एक हार्मोन बताया था इनहिबिन। उसका भी स्त्रावण करता है। मैंने आपको बताया था ये इनहिबिन क्या काम करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव है ये मैम, आजकल तो नेगेटिव ही चल रहा है, पॉजिटिव कौन होना चाहता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या नेगेटिव, कि बहुत एक्सेसिव मात्रा में अगर फॉलिकल्स बन रहे हैं या शुक्राणु बन रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, शरीर से बाहर ही नहीं जा रहा, से बनते जा रहे, जो जैसा कि कब होगा, जब आप बच्चे होते हैं तब, यानी कि शुक्राणु बनना तो स्टार्ट हो गए लेकिन आपकी शादी नहीं हुई, लाइफ जो है स्लो चल रही है। तो ये इनहिबिन जो है ये नेगेटिव, मतलब क्या करता है, इसके पास जाता है, कहां पे, इधर पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को बोलता है कि ये काम मन करो, कुछ काम ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हो शुक्राणु। तो एक्सेसिव मात्रा में जब FSH स्रावित हो जाता है, और अगर हो रहा है तो इससे डिजीज भी हो जाती है। ठीक है, हर हार्मोन आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन 10th में कि हर हार्मोन, हर एंजाइम, हर चीज की एक लिमिटेशन है। कोई भी चीज लेवल से ऊपर जाएगी तो नुकसान ही करेगी, विनाश का ही कारण बनेगी। तो ये उसको नेगेटिव फीडबैक देता है। ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब बना रहा है, और फिर ये जाके उसको सिग्नल दे देता है कि थोड़ा FSH को कंट्रोल करो, वो ज्यादा हवा में उड़ रहा है, तो ये वापस आके उसका लेवल कम कर देता है। अब बात करते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, लीडिंग सेल्स पे जाते हैं। लीडिंग सेल्स बताया कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, बताओ बताओ जल्दी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के काम पता ही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करना, मतलब वही टेस्टिस को इनलार्ज करना, उसमें से शुक्रजनन नलिकाओं को बनाना, पेनिस को इरेक्ट करना, अभी जो सारे कार्य रामायण जब भी आपको समझ में आ गई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वाली, तो ये टेस्टिस करता है। और किसके अंडर में, LH के, और वो किसके अंडर में, वो कहानी बड़ी लंबी है, मतलब ऊपर तक पहुंचे इसकी भी और इनहिबिन की भी। अब ये टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, लेकिन वही अगर हमारे ब्लड में टेस्टोस्टेरोन, हमारे मतलब मेल के ब्लड में अगर टेस्टोस्टेरोन, हाँ इंपॉर्टेंट बात, अभी मेल मतलब कई बार फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसलिए आपने कई फीमेल्स, मतलब उनको डिजीज ही होती है, आपने देखा होगा फीमेल्स में भी दाढ़ी वगैरह आने लग जाती है या मूछे आने लग जाती है, तो कुछ क्वांटिटी में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन क्या है आपको बताया था ना, एक टाइप का एंड्रोजन है। तो टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है जब वो बहुत बढ़ जाएगी तो फिर ये भी क्या करेगा, वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बना रहा है, मतलब पेनिस वेनिस को संभाल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी कहाँ जाएगा, नेगेटिव फीडबैक लेके जाएगा, कंप्लेन करेगा ये। क्या बोलेगा, मैं तो ऊपर जाके कंप्लेन करूंगा, जबरदस्ती मेरे से काम करवाया जा रहे हैं, होता कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है मेरे ब्लड में बहुत काम का लोड बढ़ गया है, तो आप इसको कम करो, ये बार बार मेरे को प्रेशर कर रहा है कि तू टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर। तो ये भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक। ये भी नकारात्मक, तो ये वहां जाके करता है, तो जिससे ये क्या होता है, LH जो है कम सिक्रीट होगा, फिर क्या होगा, लीडिंग सेल्स को कम सिक्रीशन करना पड़ेगा। तो ऐसे बैलेंस चलता रहता है। सारा जो खेल है वो किसका है, बैलेंस का, संतुलन का। ठीक है, और इसी तरह वही बैलेंस मेल्स को भी रखना है इसी वे में, कि ये सब जो खेल है आपको बताया था हार्मोन का है, तो संयम से काम लेना है ना, प्रकृति के अनुसार चलना है। फर्स्ट वीडियो में बताया था, आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से नहीं चलना है, ये सब चीज़ें हार्मोनल जस्ट चेंजेस हैं और कुछ भी नहीं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। क्या एक्सप्लेनेशन, तो एक आंसर तो आपको मिल गया L4 का, जो मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है उसमें से मेनली फ्रक्टोज शुक्राशय से निकलता है, और कैल्शियम फॉस्फेट और भी 2-3 आयंस होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड से आते हैं। लेकिन एक जो क्वेश्चन लास्ट मैंने पूछा है L5 में, कि ये इंग्लिश में सारे टर्म्स दे रखे हैं, वैसे आपने आंसर दे दिए होंगे, और जिन्होंने आंसर दिए उनको बहुत बहुत बधाई, 2 रोटी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खा लेना, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो, जिनको 2 रोटी मिली है एक्स्ट्रा खानी है, वो उनसे ले आना। ठीक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को अभी। तो अभी ये एक चीज़ थी, इसका सही आंसर मैं लिख लूँ पहले, तो वो है स्पर्मेटोजेनेसिस
फिर स्पर्मेटो साइट, ठीक है, यहां से यहां से फिर स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्म। ये उसका सही आंसर है। ऑप्शन मुझे पता नहीं है, देख लेना एक बार, शायद डी ऑप्शन हो सकता है। तो वो उसका आंसर है जो अल्फा इसमें जो क्वेश्चन पूछा था और नीट 2013 में आया हुआ है, ये आपको बताया भी था। अब यहाँ पे कहानी ये थी कि इंग्लिश में दे रखा था और हिंदी वालों का बेड़ा गर्क हो जाता है ऐसी कंडीशन में, तो इंग्लिश के साथ साथ पढ़ते चले। आपको बता देती हूँ, इसकी तो हिंदी है शुक्रजनन, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जब शुक्र जननी कोशिका में, ठीक है। इसकी जो है वो है शुक्राणु कोशिका। पहले शुक्र जनन होता है, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ये वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। मैंने पूरा नहीं लिखा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी नहीं लिखा हुआ है। और उसके बाद जो कहानी आती है वो स्पर्मेटिड की आती है, जिसको प्रसु कहा गया है, ठीक है, शुक्र प्रसु, और लास्ट में शुक्राणु। ये जो है कहानी है स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो हमने पढ़ी थी। तो एक बार आपका समराइजेशन भी हो गया कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद फिर वृद्धि यानी ग्रोथ और परिपक्वन, ठीक है। और इसको भी हमने 2 सेक्शन में बांटा था। ये वाली तो है स्पर्मियोजेनेसिस और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इतना वाला मतलब गंदे भद्दे शुक्राणु से अच्छे बनाने की क्रियाओं को स्पर्मियोजेनेसिस। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके पुराने नए आगे वाले सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट लेक्चर।